तीसरे रोज मुझे कामयाबी की झलक नजर आई। वो लड़की मुझे इस दौरान 2 बार ऑलिव हार्वर्ड के घर से कार में निकलती नजर आई थी। मैं ये अंदाजा लगाने से कासिर था कि वो कौन हो सकती है, मगर जब मैंने तीसरी बार उसे घर से निकलते देखा तो मैंने उसका ताकुब करने का फैसला कर लिया। मेरी कार उसकी छोटी सी नीली कार के ताकुब में चल पड़ी। लड़की ने बाजार का रुख किया था। उसने एक जनरल स्टोर से कुछ खरीदारी की और उसके बाद खरीदा हुआ सामान कार की डिक्की में रख कर वहां से चल पड़ी। उसकी अगली मंजिल एक बिल्डिंग थी। बिल्डिंग के सामने कार रोक कर वो बिल्डिंग में दाखिल हो गई। मैंने भी कुछ फासले पर कार रोक दी और वहीं ठहर कर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। वो जल्द ही वापस आ गई, मगर वो तन्हा वापस नहीं आई थी। उसके साथ एक और लड़की भी थी। दोनों लड़कियां बड़ी देर तक कार में घूमती रहीं। उनकी कोई मंजिल नहीं थी। वो बेमकसद सड़क नवर्दी कर रही थी। मैंने ताकुब जारी रखा। दोपहर का खाना उन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाया। उसके बाद नीली कार वाली लड़की ने दूसरी लड़की को उसी बिल्डिंग के सामने उतार दिया और वहां से वापस ऑलिव हार्वर्ड के घर चली गई। ये अंदाजा करना दुश्वार नहीं था कि उस लड़की का ऑलिव हार्वर्ड से कोई करीबी ताल्लुक है। चौथे रोज मैं कुछ कर गुजरने के इरादे से घर से निकला था। मेरी कार ऑलिव हार्वर्ड के घर के अतराफ तवाफ कर रही थी। काफी देर के बाद नीली कार निकलती दिखाई दी। हस्बे मामूल लड़की कार में तन्हा थी। मैंने तहिया कर लिया कि आज कहीं न कहीं इसे जरूर टकरा जाऊंगा। इसे तारुफ हासिल करना बहुत जरूरी था, लेकिन उसकी जरूरत पेश नहीं आई। लड़की ने रॉयल क्लब जाकर रात के प्रोग्राम के लिए 2 टिकट खरीदे थे। टिकट लेकर जैसे ही वो पलटी, मैं विंडो पर पहुंच गया। सीरियल का अगला टिकट मैंने खरीद लिया। उसके बाद मैंने उसका पीछा नहीं किया। अब इसकी जरूरत भी नहीं रही थी। इसकी बजाय मैंने रॉयल क्लब की तफरीहात के बारे में मालूमात हासिल करने को तरजीह दी। सैटरडे नाइट होने की वजह से उस रात वहां रक्स व सरोद के खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए थे, इसलिए वो रॉयल क्लब आना चाहती थी, मगर उसने 2 टिकट खरीदे थे। उस शाम रॉयल क्लब जाने के लिए मैंने खास एहतमाम से लिबास पहना। तैयार होने के बाद मैंने आईने के सामने खड़े होकर तनकीदी निगाह से अपना जायजा लिया। मुझे यकीन था कि किसी भी लड़की की निगाह मुझ पर से रुके बगैर नहीं गुजर सकेगी। रॉयल क्लब के बाहर बड़ी तादाद में गाड़ियां पार्क देखकर मैं समझ गया कि वहां बहुत रश है। नीली कार वहां मौजूद थी। डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई। नीली कार वाली लड़की अपनी दोस्त के साथ एक मेज पर मौजूद थी। उसने उनकी एक नजदीकी मेज संभाल ली। बज़ाहिर दोनों हंसमुख मालूम हो रही थी। प्रोग्राम का वक्त हुआ तो हम डांसिंग फ्लोर पर पहुंच गए। मुझे उन दोनों के साथ ही बैठने का मौका मिला। मैंने निहायत शाइस्तगी का मुजाहिरा करते हुए पहले उन्हें बैठने की पेशकश की। वो मेरा शुक्रिया अदा करके बैठ गई। उसकी निगाहें बार बार मेरी तरफ उठ रही थी। प्रोग्राम का आगाज हो चुका था। मुख्तलिफ रकासाएं अपने फन का मुजाहिरा कर रही थीं। फन के वो मुजाहिरे मेरी नजर में बेहूदगी के शाहकार थे। मैं खुद पर जबर करके बैठ रहा। खुदा खुदा करके प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ और ऑर्केस्ट्रा ने रक्स के लिए मौसीकी नशर करना शुरू कर दी। बहुत से जोड़े रक्स करने के लिए उठे थे। मैंने मुहज़्ज़ब अंदाज में लड़की से रक्स की दरखास्त की, जो उसने बिला झिझक मंजूर कर ली और हम चौबी फर्श पर पहुंचकर हिलकोरे लेने लगे। उसके साथ रक्स करते हुए मुझे एहसास हुआ कि वो न सिर्फ बेहद पुरकशिश है, बल्कि रक्स भी बहुत उम्दा करती है। मैं भी तमाम तर महारत का मुजाहिरा कर रहा था। नामुमकिन था कि वो मुझसे मुतासिर न होती। बोली, आप रक्स बहुत अच्छा करते हैं मिस्टर। मैंने कहा, मेरा नाम डेनिस है। बोली, मैं लकी हूँ, लकी हार्वर्ड। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। उसकी उम्र के पेश नजर ये बात यकीनी थी कि वो ऑलिव हार्वर्ड की बेटी होगी। मैंने उसके कान में सरगोशी की, आप बहुत पुरकशिश खातून हैं। मैंने जिंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी। शायद मेरी खुशबख्ती मुझे रॉयल क्लब खींच लाई है। बोली, नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मैंने कहा, आप यकीन करें मिस हार्वर्ड कि मैं आपसे बेहद मुतासिर हुआ हूँ। बोली, प्लीज मिस्टर डेनिस, आप भी तो किसी से कम नहीं हैं। मैंने कहा, ये तो आपका हुस्न नजर है मिस हार्वर्ड, वरना मैं क्या, मेरी बिसात क्या। वो हंस पड़ी। बोली, आपकी गुफ्तगू भी आपकी तरह खूबसूरत होती है। मैंने कहा, मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि आपकी किसी बात की तरदीद कर सकूं। उसने अपना सर मेरे शाने पर रखा। मेरी शख्सियत के सहर में और गुफ्तगू के जाल ने उसे मिनटों में तस्खीर कर लिया। रक्स का पहला राउंड खत्म हुआ तो हम हाथों में हाथ डाले अपनी मेज पर वापस आए। लकी की दोस्त हमें बड़े गौर से देख रही थी और उसके होंठों पर बड़ी मानी खेज मुस्कुराहट फैली हुई थी। लकी ने तारुफ करवाते हुए कहा, ये जोएन है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और जोएन, ये मिस्टर डेनिस है। जोएन ने मुझसे हाथ मिलाया और मुस्कुराने लगी। बोली, आप बड़े खुशकिस्मत हैं मिस्टर डेनिस। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, आपका इशारा किस खुशकिस्मती की तरफ है। हालांकि मैं उसका मतलब खूब समझ रहा था। जोएन ने शरारत भरे अंदाज में कहा, लकी आसानी से किसी पर मेहरबान नहीं होती। मैंने कहका लगाया कहा, ओह तो ये बात है, आप पूछ लीजिए, ये बात तो मैं इनसे पहले ही कह चुका हूँ। रक्स का दूसरा राउंड शुरू हुआ तो लकी ने खुद मुझसे रक्स करने की फरमाइश की। दूसरे राउंड के दौरान मैंने मजीद पेशरफ्त की। कहा, तुम मुझे बहुत याद आया करोगी। बोली, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे दोबारा हमारी मुलाकात नहीं होगी। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा,
ज़रूरी तो नहीं ऐसा हसीन इत्तेफाक दोबारा भी हो। बोली इत्तेफाकात की क्या ज़रूरत है। उसने सर उठाकर मेरी आंखों में झांका। बोली हम मिलते रहा करेंगे। मैंने मायूसी से कहा मगर कैसे? मुझे तुम्हारा पता तक मालूम नहीं। बोली पता मैं तुम्हें बताऊंगी, कल शाम तुम मेरे घर आ जाना। मैं हकला कर रह गया। घर? उसने मुझे गौर से देखते हुए पूछा क्यों, क्या हुआ? मैंने खौफजदा होने की अदाकारी की। वहाँ तुम्हारे डैडी होंगे? बोली वो आजकल बाहर गए हुए हैं, लेकिन अगर वो होते भी तो क्या फर्क पड़ता। मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, वो बड़े खौफनाक आदमी होंगे। बोली अरे नहीं नहीं, वो तो बड़े खुश अखलाक आदमी हैं। अगर वो यहाँ होते तो तुमसे मिलकर बहुत खुश होते। मैंने कहा तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। मैंने यूं कहा जैसे बादल नखास्ता उसकी बात मानी हो। वो झुंझला कर बोली पता नहीं तुम कैसे आदमी हो। मैंने बेबसी जाहिर करते हुए कहा तुम समझ नहीं रही हो, तुम्हारे डैडी के बारे में सोचता हूँ तो पता नहीं क्यों दिल बैठने लगता है। उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा तुम बड़े दकियानूसी आदमी मालूम होते हो। मैंने कहा समझने की कोशिश करो डियर। मुमकिन है तुम्हारे डैडी बहुत अच्छे आदमी हो, मगर मेरे डैडी बहुत खौफनाक आदमी हैं। जब भी किसी और के डैडी के बारे में सोचता हूँ मुझे अपने डैडी याद आ जाते हैं। लकी ने मुतहय्यराना अंदाज में कहा अच्छा। मैं भराई हुई आवाज में बोला हाँ, वो बहुत सख्त गिर हैं, गुस्सा आ जाए तो मेरी पिटाई तक कर बैठते हैं। उसने मुझे बेयकीनी से सर से पैर तक देखा। तुम्हारी पिटाई? क्या उम्र होगी भला उनकी? मैंने कहा उम्र से क्या होता है। मेरा लहजा तल्ख हो गया। कहा वो पेशावर बॉक्सर रह चुके हैं। लकी ने बेसाख्ता कहा लेकिन मेरे डैडी कभी बॉक्सर नहीं रहे, वो तो किसी सरकारी ओहदे पर फायज हैं। अपनी सरकारी मसरूफियात के बायस वो अक्सर मुल्क से बाहर रहते हैं। काश वो इस वक्त मुल्क से बाहर न होते तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती। मुझे यकीन है उनसे मिलकर तुम्हारा सारा खौफ दूर हो जाता। मैंने कहा तुमने तो मेरे दिल में आतिश शौक भड़का दी है। अब मेरा जी चाह रहा है कि इतने नफीस आदमी से जल्द अज जल्द मुलाकात कर लूं। उसने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा तो कल शाम हमारे घर आ रहे हो? मैंने बेपनाह खुशी जाहिर करते हुए कहा ना आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लकी की आंखें चमकने लगी। वो समझ रही थी कि मैं उसे मुलाकात के तसव्वुर से खुश हुआ हूँ, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसकी नादानी से मुझे सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ काम करने का कितना सुनहरी मौका मिल रहा था। दूसरे राउंड के इख्तिताम पर हम फिर अपनी मेजों की तरफ पलटे। जोएन बड़े मूड में थी। उसने लकी से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लकी बड़ी बेबाकी से उसे जवाब दे रही थी। फिर रक्स का तीसरा राउंड शुरू हुआ तो किसी शख्स ने जोएन से रक्स की दरखास्त की जो उसने कबूल कर ली। लकी ने मायूसाना अंदाज में मुझसे पूछा हम रक्स नहीं करेंगे? मैंने कहा जरूर करते, मगर मैं कुछ थकन महसूस कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम कहो तो। वो बोली ओ नहीं नहीं, अगर तुम थकन महसूस कर रहे हो तो रहने दो। मैंने सुकून की सांस ली। जोएन रक्स कर रही थी और मैं इस तन्हाई से फायदा उठाकर लकी से मजीद मालूमात हासिल करना चाहता था। मैंने बराह रास्त सवाल किया तुम घर में तन्हा ही रहती हो? बोली नहीं तो मम्मी भी रहती हैं, मगर वो बेचारी फालिज की मरीज हैं, ज्यादातर व्हील चेयर पर ही रहती हैं। मैंने अफसुर्दगी से कहा ओह बहुत अफसोस हुआ, मगर दिल ही दिल में खुश हुआ था। बोली इसके अलावा चंद मुलाजिमीन हैं और बस। मैंने कहा भाई भी तो होंगे? उसने बताया 3 भाई हैं, 2 फ्रांस में सरकारी ओहदों पर हैं और तीसरा भाई निकल हार्वर्ड बरतानवी इंटेलिजेंस का एक अहम ओहदेदार है। मेरी खुशी 2 चंद हो गई। इसका मतलब था कि मेरी राह में कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन ये खुशी का इजहार करने का मौका नहीं था। मैंने लकी से पूछा तब तो तुम बहुत बोर होती होगी? बोली हाँ अब तक तो होती थी। मैंने कहा क्या मतलब? बोली अब तुमसे जो मुलाकात हो गई है, तुम आ जाया करोगे तो बोरियत कहाँ से होगी। मैंने कहा कैसे आ जाया करूंगा, तुमने अभी तक अपना पता नहीं बताया। वो खिसियाने अंदाज में हंसी। बोली ओह माफ करना। फिर उसने फौरन ही मुझे अपना पता लिख कर दे दिया। मैंने बड़े गौर से उसका पता देखा, यूं जैसे उसे जहन नशीन करना चाहता हूँ। फिर मैंने बड़ी एहतियात से वो कागज तह करके जेब में रख लिया। उसके बाद मैं ज्यादा देर वहां नहीं रुका। लकी ने चलते चलते अगले रोज घर आने के लिए याद दहानी कराई थी। अगले रोज ठीक 5 बजे शाम मेरी कार ऑलिव हार्वर्ड के घर में दाखिल हो रही थी। मुझे इस बात पर सख्त हैरत थी कि ऑलिव हार्वर्ड जैसे शख्स की रिहाइश गाह की हिफाजत का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। हालांकि ये अशद जरूरी था। शायद इसकी वजह इसराइली हुक्काम की हद से बड़ी हुई खुश फहमी रही हो। मुमकिन है उनकी दानिश में तलबीब में कोई बैरूनी आदमी दाखिल ही ना हो सकता हो। इस बात का भी इम्कान था कि इसराइली हुक्काम की निगाह में ऑलिव हार्वर्ड की इतनी अहमियत ही न हो कि उसकी रिहाइश गाह पर हिफाजती इंतजामात किए जाएं। बात कुछ भी रही हो, मुझे उसमें सर खपाने की जरूरत नहीं थी। मुझे तो अपना उल्लू सीधा करने से गरज थी और वो हो रहा था। लकी खुद मेरा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। उसने बड़े वालेहाना अंदाज में मुझे खुशामदीद कहा। बोली यकीन नहीं आता कि तुमने मुझे इतनी इज्जत बख्शी है। मैंने अपने लहजे में प्यार का समंदर समेटते हुए कहा ये अल्फाज तो मुझे कहने चाहिए थे डियर। बोली पता है रात बड़ी देर तक मुझे नींद आई, तुम्हारी बातें जहन में गूंजती रहीं। आंखें बंद करती तो तुम्हारा सरापा निगाहों के सामने घूमने लगता। मैंने कहा मेरा अपना भी यही हाल था।
कल रात से मेरे दिलो दिमाग पर तुम्हारा ही कब्जा है। उसने बेयकीनी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यकीन करो। वो बेतबाना अंदाज में बोली, मुझे यकीन नहीं आता डेनिस, मुझे यकीन दिलाओ। मैं बुरी तरह गड़बड़ा गया। इस बेयकीनी का मेरे पास क्या इलाज था और भला मैं उसे कैसे यकीन दिला सकता था। लेकिन फिर मुझे बर वक्त सूझ ही गई। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा, इन मुलाजमीन के सामने मैं तुम्हें यकीन तो दिला दूं, लेकिन जरा गौर करो वो क्या सोचेंगे। मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह झेंप गई। बोली, अच्छा अंदर तो आओ। मैं उसके साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। मिसेज हार्वर्ड ड्राइंग रूम में मौजूद थी। वो व्हील चेयर पर बैठी थी और मुझसे बड़े मुशफिकाना अंदाज में मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, रात से अब तक लकी की जबान पर तुम्हारा ही नाम है। मैंने कहा, कमाल है आंटी, मुझ में तो ऐसी कोई खास बात नहीं है कि कोई इतना मुतासिर हो जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, यकीनन है, वरना लकी आज तक किसी से मुतासिर नहीं हुई। कुछ देर के बाद वो ड्राइंग रूम से चली गई और मैं लकी के साथ मसरूफ हो गया। वो बहुत जज्बाती हो रही थी। मैं इस बात पर सख्त हैरान था कि वो मुझसे इतनी बुरी तरह कैसे मुतासिर हुई। उसके जज्बाती मुकालमों के जवाब में मैं भी उससे रुमानी गुफ्तगू करता रहा। 1-1.5 घंटे के बाद मैंने वहां से रवानगी के कसद का इजहार किया तो वो नाराज हो गई। बोली, ये तो कोई बात ना हुई, अभी आए और अभी चल दिए, खाना खा कर जाना। मैंने कहा, बहुत देर हो जाएगी। बोली, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। उस रात मैं कोई 10 बजे के करीब ऑलिव हार्वर्ड के घर से निकला। लकी मुझे छोड़ने गेट तक आई थी। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, कल किस वक्त आओगे? मैंने वारफ्ता लहजे में कहा, जिस वक्त तुम कहो। वो ठनकी, दिन में आ जाओ। मैंने कहा, जी तो चाहता है सुबह ही से यहाँ आकर डेरा डाल दूं। वो खुश होकर बोली, तो फिर सुबह ही आ जाना, नाश्ता भी मेरे साथ ही करना। मैं उसे रुखसत होकर चला आया और अगले रोज सुबह ही उसके घर जा पहुंचा। मुलाजिम मुझे अपने साथ ऊपरी मंजिल की तरफ ले चला। मैंने पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? मुलाजिम बोला, बीबी साहिबा ने कहा था कि जैसे ही आप आएं आपको उनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया जाए। मैं होंठ सकोड़ कर रह गया। मुलाजिम मुझे उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर छोड़ कर चला गया। मैंने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से लकी की सुरीली आवाज उभरी, कौन है? आ जाओ। मैं दरवाजा खोलकर उस बुद्ध तन्नास की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। वो बिस्तर पर दराज थी और शबखाबी के बारीक लिबादे में मलबूस। उसके क़यामत खेज जिस्म ने मुझे बेसाख्ता निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ था। इसके बरक्स वो, अरे डेनिस, तुम का नारा बुलंद करती हुई बिस्तर से लपक कर उठी और आकर मुझसे लिपट गई। उसने अपनी बाहें मेरे गले में हमायल कर दी। मैं बुरी तरह बौखला गया। उसूलन मुझे पीछे हटना चाहिए था, मगर मेरे पैरों में मसलहतों की जंजीरें पड़ी हुई थीं। बुलंद तर मकासद के हुसूल के पेश नज़र मुझे जहर का ये तल्ख घूंट पीना ही था। उसकी निगाह में तो मैं एक यहूदी था और हर यहूदी के लिए ऐसे अखलाकी जराइम में गर्दन गर्दन तक गर्क होना लाजिम होता है। चंद लम्हों के बाद मैंने उसे खुद से अलहदा करने की कोशिश की तो वो मचल गई। वो किसी सूरत भी मुझसे अलहदा होने को तैयार न थी। मैंने धीरे से कहा, क्या नाश्ते में कुछ और नहीं मिलेगा? मेरे अल्फाज उसे होश की दुनिया में वापस लाए। बोली, ओ माफ करना, मैं तो भूल गई थी, तुम बैठो, मैं बस अभी आई। मैं उसकी ख्वाबगाह में मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मुलाजिम नाश्ते की ट्रॉली लेकर आ गया। लकी भी तैयार होकर आ गई थी। मैंने पूछा, तुम्हारी मम्मी नाश्ता नहीं करेंगी क्या? बोली, हमारे यहाँ सब नाश्ता अपने अपने कमरों में करते हैं। नाश्ते के बाद मैं फौरन ही उसे नीचे उतार लाया। वो तो ख्वाबगाह ही में रुकने पर मुसिर थी, मगर मैं उसके साथ उसकी ख्वाबगाह में रुकने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वो बहुत मखदूश लड़की थी और मैं खुद को किसी बड़े इम्तिहान में नहीं डालना चाहता था। वो सारा दिन मैंने वहीं गुजारा। मिसेज हार्वर्ड भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शाम को जब मैंने उन लोगों से इजाजत चाही तो पिछले रोज की तरह उन्होंने फिर खाने पर इसरार किया। थोड़ी सी रद्दोकद के बाद मैंने उनकी बात मान ली। मेरा मंसूबा बड़ी तेजी से तकमील की समत रवां था। रात का खाना खत्म होते होते 9:30 बज गए। खाने के बाद लकी ने मुझसे कहा, कैरम के एक गेम के बारे में क्या ख्याल है? मैंने दिल में खुश होते हुए मगर बज़ाहिर बौखला कर कहा, मुझे देर हो जाएगी। बोली, तुम कैसे आदमी हो? कैरम की गेम में देर कितनी ही लगेगी? मिसेज हार्वर्ड ने कहा, हाँ बेटे, एक गेम खेल लो ना। मैंने चेहरे पर बेबसी के तासुरात पैदा किए। फिर मुर्दा सी आवाज में कहा, आप कहती हैं तो खेल लेता हूँ, बताइए कैरम बोर्ड कहाँ है? लकी खुश होकर बोली, मेरे कमरे में। अब मैं वाकई बौखला गया। मैंने कहा, उसे नीचे मंगवा लो। मिसेज हार्वर्ड बोली, कमाल करते हो तुम भी, एक गेम के लिए कैरम बोर्ड क्या नीचे आएगा? वहीं ऊपर जाकर खेल लो। मैं पूरी तरह हवास बाख्ता हो गया। सारा दिन मैं उसकी ख्वाबगाह से गुरेजा रहा था और अब मैं इस तरह शिकंजे में जकड़ा गया था कि कोई राह फरार भी नहीं थी। लकी ने मुझे बाजू से पकड़ते हुए कहा, आओ न डेनिस, क्या सोच रहे हो? मैंने लकी की बेतकल्लुफी पर बौखला कर मिसेज हार्वर्ड की तरफ देखा, मगर वो मुस्कुरा रही थी। दफतन मुझे खुद पर गुस्सा आ गया। मैं यहूदी कौम के मिजाज से वाकिफ होने के बावजूद इस कदर एहतियात बरत रहा था। हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा था।
ایک میں ہی کیا پوری دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ ان کے ہاں لڑکی اور لڑکے کے میل جول کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ میں اس بات پر بھی جھنجھلا گیا تھا کہ لکی لڑکی ہو کر اس قدر بے باکی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور میں مرد ہوتے ہوئے بھی اس سے یوں خوف زدہ تھا جیسے لکی کوئی مرد ہو اور میں کوئی عفت مآب دوشیزہ جسے اپنی آبرو لٹ جانے کا خطرہ درپیش ہوں۔ میں نے بالآخر کھڑے ہوتے ہوئے دبنگ آواز میں کہا، چلو۔ لکی خوشی سے کھل اٹھی۔ خوابگاہ میں پہنچ کر میری توقع کے برعکس وہ واقعی کیرم بورڈ کھیلنے بیٹھ گئی۔ اس کا کھیل بہت خراب تھا اور میں ہر قیمت پر اسے جتانا چاہتا تھا۔ جتانے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اچانک ہی اپنا پروگرام تبدیل کر دیا تھا کہ میری خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزر جائے۔ ہمارے درمیان کیرم کا گیم تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ کیرم ختم ہوا تو 12 بج چکے تھے۔ میں نے بوکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، اوہو 12 بج گئے۔ کھیل کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اب تو مجھے فوراً گھر روانہ ہونا چاہیے۔ وہ بے باکی سے بولی، اب اتنی رات ہو گئی ہے، گھر جا کر کیا کرو گے؟ میں نے بے بسی سے کہا، مگر گھر تو جانا ہی پڑے گا، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ وہ ایک توبہ شکن انگڑائی لے کر بولی، تو یہیں سو جاؤ۔ میں نے بوکھلا کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں میں کہاں سوں گا؟ بولی، اسی کمرے میں۔ میں نے کہا، اور تم؟ مارے بوکھلاہٹ کی میری آواز میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ میں جملہ بھی مکمل نہ کر سکا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں بھی یہیں سو جاؤں گی۔ میں نے کہا، مگر بولی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، تمہاری ممی کیا سوچیں گی؟ وہ بڑے اطمینان سے بولی، وہ تو 10 بجے نیند کی گولی کھا کر سو بھی چکی ہوں گی، صبح 8 بجے سے قبل نہیں اٹھیں گی۔ اگر تم اپنا یہاں رات بھر کا قیام ان سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تو صبح سویرے ہی اٹھ کر یہاں سے نکل جانا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم رات یہاں رکے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو ان سے کہہ دوں گی کہ تم یہاں سے رات میں ہی رخصت ہو گئے تھے، کیوں ٹھیک ہے نا؟ اس نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب بچ کر کہاں جاؤ گے۔ میں نے تھوک نگل کر اپنا حلق تر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ترغیب دلانے کا انداز بڑا بے بس کرنے والا تھا۔ مجھے خود سے خوف آنے لگا، خون میری کنپٹیوں پر ٹھوکریں مار رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس کی ترغیب سے بچ کر نہیں نکل سکوں گا۔ میں نے گویا تنکے کا سہارا لینے کی کوشش کی، کہا، میرے ڈیڈی میرا کچومر نکال دیں گے۔ اس کا منہ بن گیا۔ بولی، پتہ نہیں تم کیسے مرد ہو، اس عمر میں باپ سے اتنا ڈرتے ہو۔ میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے یہ سنہری موقع قدرت نے عطا کیا تھا اور میں اسے کسی قیمت پر بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے روکنے کے لیے اتنی بے تاب ہو رہی ہوگی۔ جتنی اداکاری میں کر چکا تھا وہ بہت کافی تھی۔ اگر میں رکنے میں مزید تردد کرتا تو خدشہ تھا کہ کہیں وہ ناراض ہو کر مجھ سے جانے کو ہی نہ کہہ دے اور یہ چیز میرے منصوبے کے خلاف ہوتی۔ میں نے کہا، میں رک تو جاؤں مگر ایک الجھن درپیش ہے۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولی، ابھی کوئی الجھن باقی ہے؟ خدا جانے تم آدمی ہو یا الجھنوں کا مرکب، بتاؤ اب کیا ہے؟ میں نے مری آواز میں کہا، میرے پاس شب خوابی کا لباس نہیں ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، بولی، یہ بھی کوئی الجھن ہے؟ نکل ہاورڈ کا شب خوابی کا لباس تمہارے بالکل ٹھیک آئے گا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکل گئی۔ چند منٹ کے بعد وہ شب خوابی کا ایک لباس ہاتھوں میں سنبھالے واپس آ گئی۔ بولی، دیکھ لو تمہارے ناپ کا ہے۔ میں نے اسے لباس لیا اور باتھ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں جلدی سے لباس تبدیل کر لوں، بڑی سخت نیند آ رہی ہے۔ وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، کیا مصیبت ہے؟ لباس بھی باتھ روم میں؟ میں نے کہا، مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو؟ میں نے یوں پوچھا جیسے میں نے اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، نہیں تم سے کچھ نہیں کہا، بس تم جلدی سے لباس تبدیل کر لو۔ میں اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کا گلا گھونٹتا ہوا باتھ روم میں چلا گیا۔ کپڑے تبدیل کرنے سے قبل میں دروازہ لاک کرنا نہ بھولا۔ لکی ہاورڈ جیسی لڑکی سے کچھ بعید نہ تھا اور میں کوئی خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔